सामाजिक समझौतेवादी सिद्धांतों की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे रूसो की विचारधारा पर। हॉब्स और लॉक के द्वारा दिए गए सामाजिक समझौतेवादी विचारों को हमने देखा। अब हमारा जो टॉपिक है वो है रूसो की सामाजिक समझौतेवादी धारणा। फ्रांसीसी विचारक रूसो प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा के बल पर विश्व का एक महान दार्शनिक बन गया। उसने समुचे सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण की मांग कर फ्रांस की राज्य क्रांति को सुदृढ़ दार्शनिक आधार प्रदान किया। उसने अपने प्रारंभिक लेखों में डिस्कोर्सेज ऑन द प्रोसेस ऑफ आर्ट एंड साइंस और डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वलिटी में प्राकृतिक अवस्था को आदर्श बतलाते हुए सभ्यता जन्य दोषों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। और सबसे प्रमुख जिसकी महत्वपूर्ण बुक थी उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में प्रकाशित उसकी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक संविदा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें सामाजिक समझौतेवादी सिद्धांत का वर्णन मिलता है। हॉब्स और लॉक के समान रूसो के द्वारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादन किसी विशेष उद्देश्य से नहीं किया गया, लेकिन रूसो ने जिस रूप में अपने विचारों का प्रतिपादन किया उससे वह स्वतंत्रता, समानता और प्रजातंत्र का अग्रदूत बन गया। रूसो ने मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चलित न होकर भाव द्वारा चलित था, और ये भाव थे आत्मरक्षा की प्रवृत्ति और दया की प्रवृत्ति। आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष, स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ था। वो एक आदर्श बर्बर का नाम उसको देता था। उसमें सभ्य कहे जाने वाले मनुष्य के दुर्गुण भी नहीं थे। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सभ्य सामाजिक अवस्था से कई अधिक श्रेष्ठ थी। आदिम मनुष्य एकांकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं सीमित थी। वह पूर्णतया स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। मेरे तेरे की कोई भावना नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे सभ्यता और संस्कृति के विकास के परिणाम स्वरूप मानव में संपत्ति का विचार आया। खेती करने लगा, पत्थरों से टकराकर अग्नि का आविष्कार करने लगा, नुकीले हथियार बनाने लगा और उसके मन में मेरे तेरे की भावना का उदय होने लगा। रूसो ने लिखा है कि वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था जिसने एक भूभाग को एक बाड़े से घेर कर यह कहा कि यह भूमि मेरी है, और जिससे उसके कथन के प्रति विश्वास करने वाले सरल व्यक्ति मिल गए। तो मानव समाज में संपत्ति रूपी सर्प के उत्पन्न होते ही वहाँ की सुख शांति विलुप्त हो गई और उसकी जगह संघर्ष, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार ने ले लिया। जनसंख्या की वृद्धि ने वातावरण को और अधिक विषाक्त कर दिया। तो ये तो थी मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था। अब हम करते हैं समझौते की बात। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था की सरलता, समानता तथा प्रसन्नता जब जाती रही और समाज की लगभग वही दशा हो गई जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में थी। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते द्वारा समाज की स्थापना का निश्चय किया। समस्त व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए। उनके द्वारा अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया, किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं था, बल्कि समूचे समाज के प्रति किया गया। और समझौते के परिणाम स्वरूप
समूचा समाज एक सामान्य इच्छा उत्पन्न, परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अधीन अपना कार्य करते हैं। रूसो के इस शब्दों में समझौते के अंतर्गत उसने बताया कि प्रत्येक अपने व्यक्ति और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित करता है तथा एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी संपूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार के हस्तांतरण से सभी व्यक्तियों को लाभ है और इस प्रकार के पारस्परिक सहयोग से उत्पन्न समूह का नाम ही राज्य या राजनीतिक समाज है। तो रूसो ने भी समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति बताई है और उसके लिए वो सामान्य इच्छा की बात करता है। लेकिन रूसो के इस कथन की भी या इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है। आलोचकों का कहना है कि ये प्राकृतिक अवस्था जो है वो काल्पनिक है, निराधार है। ऐतिहासिक तथ्यों से ये सिद्ध नहीं होता कि मनुष्य इतना शांतिपूर्ण, सुखी व आदर्श जीवन व्यतीत करते थे। ये केवल कवि या दार्शनिक के मस्तिष्क की बात हो सकती है, वास्तविकता में नहीं। दूसरी बात वो कहते हैं आलोचक कि अस्पष्ट और जटिल है, कि रूसो की जो बात है, सिद्धांत है, वो साधारण व्यक्ति की समझ से परे है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि सिद्धांत में विरोधाभास है। एक और रूसो कहता है कि समझौता व्यक्ति और समाज में होता है, तो दूसरी तरफ वो समाज को समझौते का परिणाम बतलाता है। अगला जो है वो आलोचना है, वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का अंत। रूसो के समझौते में व्यक्ति अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार समाज को सौंप देता है। इस प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकार समाप्त हो जाते हैं। फिर है राजसत्ता, निरंकुश व स्वेच्छाचारी। रूसो जिस समझौते की बात करता है उसके अंतर्गत राजसत्ता के रूप में सामान्य इच्छा का निर्माण हुआ है, परंतु उसने सामान्य इच्छा की जो व्याख्या की है उससे निरंकुश व स्वेच्छाचारी राज्य को जन्म मिला है। रूसो द्वारा राज्य और समाज में अंतर न किए जाने के कारण भी रूसो का राज्य सर्वाधिकारवादी बन गया है, जिसे हॉब्स का शीश कटा लेवियथन कहा जा सकता है। इतनी आलोचना के होते हुए भी रूसो ने राजनीतिक दर्शन को एक महत्वपूर्ण देन दी है। उसने सामान्य इच्छा, लोकतंत्र और जन अनुमति पर आधारित शासन का प्रतिपादन किया है। रूसो के दर्शन में जनता की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों का सबसे प्रबल समर्थन मिलता है और फ्रांसीसी क्रांति बहुत सीमा तक रूसो के विचारों का ही परिणाम रही है और अमेरिकी संविधान के निर्माताओं ने भी रूसो से प्रेरणा ग्रहण की। अब अगला जो टॉपिक है अपना वो है रूसो की सामान्य इच्छा।